दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट्स चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा स्टॉक मार्केट का बेसिक टू एडवांस का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के सबसे एकदम स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक हम जाने वाले हैं। तो इससे पहले हमारा जो लेसन चल रहा था, इसका लेसन 1F का पार्ट 2 हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये उसका पार्ट 3 है। इसके 3 ही पार्ट हैं जो टेक्निकल वर्ड्स के हैं, और तीनों पार्ट पूरा स्टॉक मार्केट का 50% फंडामेंटल और टेक्निकल आपको लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं ना, पूरे मार्केट के में पूरे कोर्स के अंदर ये सारे वर्ड यूज होंगे बार बार रिपीटेडली। ठीक है, बार बार यूज होंगे ये वर्ड। तो इसलिए ये पार्ट 3 आज हम लेके आए। ये पार्ट 3 आपको देखना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 था। ठीक है, ये तीनों पार्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इससे बाहर मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला वर्ड है वो है ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, आपको पहले भी मैंने बताया है कि ऑप्शन और फ्यूचर डेरिवेटिव सेगमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, जब भी आपको ऑप्शन के अंदर या फ्यूचर के अंदर आप बाइंग या सेलिंग करते हो, जिस टाइप से आप शेयर में बाइंग सेलिंग करते हो, ठीक है, क्या सोच के आप बाइंग करते हो? ये सोच के करते हो कि उस शेयर का, उस कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। और सेलिंग करते हो तो क्या सोच के करते हो कि उस कंपनी का जो प्राइस है वो कम होने वाला है। सेम चीज ऑप्शन के अंदर होता है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही समझना है कि ये डेरिवेटिव सेगमेंट का एक पार्ट है। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों, बाइंग और सेलिंग, इसमें कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं, जिसके बारे में हम जब इसका चैप्टर आएगा तो काफी डिटेल से बात करेंगे। तब आपको इसका पूरा एक्चुअल इसका जो मतलब है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप ऑप्शन का मतलब इतना ही समझ लो कि ये डेरिवेटिव सेगमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, और बोट। और बोट का क्या मतलब होता है? जब कोई भी शेयर, ठीक है, उसकी वास्तविक कीमत से ज्यादा पर खरीदा जा चुका हो, अब कीमत गिरने वाली है। ओवरबॉट जोन का मतलब यही होता है जब किसी भी शेयर का जो फेस वैल्यू होता है ना, उस फेस वैल्यू से वो शेयर की कीमत प्रेजेंट के अंदर काफी ज्यादा है। ठीक है, इतनी ज्यादा है कि उसको आप जब एनालिसिस करोगे तो उसकी फेस वैल्यू देखोगे, पीछे का डाटा उठाओगे, आप फंडामेंटल उठाओगे, तो आपको वो चीजें ऑटोमेटिक, उसका टेक्निकल ग्राफ और फंडामेंटल देखते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो शेयर अभी ओवरबॉट जोन में है, वहां से वो शेयर गिरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए उस शेयर के अंदर बाइंग तो बिल्कुल नहीं करना। ये सब चीजें जो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको पता लग जाएगा कि ओवरबॉट जोन में है, वो तब आपको पता लगेगा जब आप चीजें सीख के मार्केट के अंदर आप ट्रेड करोगे। ठीक है, सीख के आप जब ट्रेड करोगे और आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो उस चीज से मार्केट आपको मुंह से बोल के बताने लग जाएगी कि हाँ हाँ भी ये ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अभी हमारा अगला है, इसका एग्जांपल के साथ में जैसे आरएसआई का बता रखा है। आरएसआई एक इंडिकेटर है जो नॉर्मली 0 से लेकर 100 तक ट्रेंड करता है, और मैक्सिमम आपको पता है कि 60 या 70 के बाद से वो ओवरबॉट जोन में चला जाता है। वहां पे आपको वो शेयर के अंदर एंट्री लेने से बचना चाहिए। ठीक है, और जब मिनिमम होता है नॉर्मली 20 या 30 से आप जब कम होता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो शेयर का फंडामेंटल और टेक्निकल प्लस उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, ट्रैप में नहीं फंसना, कभी भी ट्रैप में नहीं फंसना। एक्चुअल में मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होता है ना, क्या वो मूवमेंट सही है और वो मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये दोनों चीज आप जान लेना। जब आप ये जानना स्टार्टिंग कर दोगे तो आप जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उनके ट्रैप में नहीं फंसोगे, क्योंकि वो कोई न्यूज के ऊपर उसके आधारित कभी भी उसके अंदर एंट्री और एग्जिट नहीं मारते। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वगैरह देखते हैं, या एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले वो करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर वो हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग करते हैं अपने अपने खुद के कंफर्ट के हिसाब से। अपना जो ज्यादा से ज्यादा उनका मार्जिन बने उस हिसाब से वो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाते हैं। तो उनके ट्रैप से बचने का एक ही रास्ता है आपके पास, वो क्या है? आपकी नॉलेज। बिना क्या और क्यों जाने मार्केट के अंदर किसी भी शेयर के अंदर एंट्री नहीं लेना,
चाहे वो एंट्री बाइंग की हो, चाहे वो एंट्री आपकी सेलिंग की हो, चाहे आप परचेज कर रहे हो, चाहे आप बेच रहे हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगला वर्ड है हमारा ओवरसोल्ड। अब ओवरसोल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, जितने छोटे दिख रहे हैं ना, ये उतनी डीप है। इनकी डीपनेस आपको तब पता लगेगी जब आप इनके वर्ड के हिसाब से जब आप मार्केट के अंदर उतरोगे ना, एनालिसिस करके जब आप बाइंग सेलिंग करोगे ना, ये वर्ड आपको माइंड के अंदर इतना क्लिक करके आपको तुरंत आपको बता देंगे, आपको इशारा देंगे कि हाँ आपको यहां पोजीशन ले लेनी चाहिए या आपको निकल जाना चाहिए। सारी चीजें एक एक वर्ड के अंदर है ना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें छिपी हुई है। पूरी स्टॉक मार्केट ये तीनों चैप्टर से बाहर नहीं है। 50% काम आपका इधर हो जाएगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मिस मत करना। ठीक है, तो ओवरसोल्ड के अंदर क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जहां किसी भी शेयर का जो रियल प्राइस होता है उसे कम पर बेचा जा चुका है, मतलब अब कीमत बढ़ने वाली। सेम चीज आरएसआई की जो मैंने बताई थी, इसके अंदर क्या होता है, अगर आरएसआई 20 या 30 के नीचे चला जाता है, जो कि 0 से 100 के अंदर ट्रेंड करता है, ठीक है, तो वो क्या लगता है, उस शेयर के अंदर अगर फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से वो बहुत अच्छा शेयर है, उसकी कोई बैड न्यूज नहीं है, तो इस सिचुएशन में आने के बाद में वो शेयर नीचे जाने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। मतलब 80% चांस नीचे जाने के नहीं होते। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप उस शेयर के अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, तो ओवरसोल्ड का मतलब यही होता है। ओवरबॉट का मतलब क्या होता है, वहां से ऊपर नहीं जाएगा, और ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है, यहां से नीचे नहीं जाएगा। और नॉर्मली जो आरएसआई इंडिकेटर एक बहुत फेमस इंडिकेटर है, इसके अलावा भी और हजारों इंडिकेटर है, जिनके जो मेन मेन और बहुत गजब गजब इंडिकेटर है, उन इंडिकेटर के नाम से क्या होता है, आज के दिन यूट्यूब के ऊपर आपको वो लोग पैसे देके बेचते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर मैंने बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी होती है सिस्टम के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा, कोई किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। चीजें सीख भी लेना और वो चीजें अप्लाई भी करके देख लेना। एक नहीं, आपको मैं हजारों स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सारी चीजें नोट करके रख लेना। जो स्ट्रेटेजी आपको एकदम फिट बैठे उसी पे ट्रेड करना। ठीक है, आपके हिसाब से जो स्ट्रेटेजी लगे उसी पे ट्रेड करना, किसी के कहने से नहीं करना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिखा सकता हूं। हर स्ट्रेटेजी हर जो अपना रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए फिट नहीं बैठेगी, ये चीज मैं क्लियर कट बता रहा हूं। ठीक है, अगला है हमारा पेनी स्टॉक्स। जैसा कि नॉर्मली आपको पता है, ठीक है, स्मॉल कैप की जो भी कंपनियां होती हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं। 10 रुपए नॉर्मली एक एवरेज माना जाता है, 10 रुपए उससे कम के जो स्टॉक होते हैं वो पेनी स्टॉक होते हैं। एकदम उनके अंदर बाइंग आती है, एकदम सेलिंग आती है। तो 101%, 100% नहीं, 101% वहां आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, आपको अगर जेन्युइन ट्रेडिंग करनी है, एक अच्छा ट्रेडर बनना है और बहुत बढ़िया मार्जिन, आपको बहुत अच्छा पैसा आपको अगर बनाना है मार्केट से, तो अच्छे स्टॉक के अंदर एंट्री लेना है, अच्छी पोजीशन लेना है, प्रॉपर अपनी नॉलेज के हिसाब से। फालतू चीजों में, इन ट्रैप के अंदर आपको जाना ही नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है। कोई आपको चाहे कंपनी खुद आगे बोल दे कि ये शेयर बाई कर लो, नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप अपना सोच सकते हो। ठीक है, इसमें कहने को तो होता है कि रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरा ये मानना होता है जो पेनी स्टॉक होते हैं ना, वो टोटली ट्रैप्ड होते हैं। ठीक है, उसके अंदर रिस्क ही रिस्क होता है, क्योंकि उसके अंदर जब पोजीशन, जब वो शेयर ऊपर भागेगा, जब नीचे आएगा ना, आप क्योंकि उस चीज का आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो चीज आपके हाथ में नहीं है। उस शेयर को ऊपर लेके जाने वाला कोई और है, नीचे लाने वाला भी कोई और है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कितने टेक्निकल एनालिसिस लगा लेना, क्योंकि वो जब उस कंपनी में दम ही नहीं है। वो शेयर का ऊपर नीचे जाने का मतलब क्या है, मार्जिन कमाना। वो मार्जिन कौन देगा, हमारे जैसे आप जैसे लोग देंगे, जो सस्ता शेयर के नाम से बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेके बैठ जाएंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हजारों करोड़ों रुपए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तब वो शेयर ऊपर नीचे भागता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, अगर वो कंपनी इतनी जेन्युइन होती तो वो आज पेनी स्टॉक नहीं होता। इसलिए ऐसे स्टॉक्स के अंदर एंट्री करने से हमेशा आपको बचना है।
पोर्टफोलियो जैसा कि आपको पता है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो किसी भी सेक्टर के अंदर हो, स्टॉक मार्केट में लगा लो, ऑप्शन में लगा लो, चाहे अलग अलग सेक्टर में लगा लो, चाहे म्यूचुअल फंड में लगा लो, वो सारा सब कुछ मिला के आपका पोर्टफोलियो ही है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ही आपका पोर्टफोलियो है। इसका मतलब क्या होता है कि इसको जब डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग सेक्टर वाइज अलग अलग जगह पैसा लगाते हो, कुछ बॉन्ड्स में लगाते हो, कुछ बैंक में लगाते हो, कुछ इक्विटी में लगाते हो, कुछ ETF में लगाते हो, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड खुद करता नहीं हूं, इसलिए मैं उस चीज पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं खुद की नॉलेज के ऊपर ट्रेड करने में, ठीक है। म्यूचुअल फंड को दूसरे के दिमाग से मैं अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, ये मेरा पर्सनल मानना है। आप अपने दिमाग से ये चीज डिसाइड कर सकते हो, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं कि अगर आप चीजें सीख लोगे तो आप किसी और के हाथ में अपना पैसा नहीं दोगे, ठीक है। अगला क्या है, पी रेशियो। ये जो पी रेशियो, इसके बाद पीबी रेशियो, ये जो फैक्टर है बार बार आपको जब एनालिसिस करोगे तो उस टाइम आपको बहुत जबरदस्त काम आने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त काम आने वाले हैं। एक एक चीज ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, ये सारी वर्डिंग, ठीक है। अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है तो, अगर आपको टाइम पास करना है तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो पी रेशियो का मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है। नॉर्मली इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास में आपके शेयर का पी रेशियो 20 है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 1 रुपए की कमाई के लिए आप 20 रुपए देने को तैयार हो। मतलब किसी भी शेयर का पी अगर 20 है तो उसका सीधा मतलब है 20 हो चाहे 30 हो, अगर 20 है तो आप उस शेयर से 1 रुपए कमाओगे तो उसके बदले में आप 20 रुपए देने के लिए तैयार बैठे, उसका मतलब ये है। सेम चीज 30 रुपए 40 रुपए जितना भी आप उसमें देखना चाहो उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर लिया, कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है, वो पैसा अगर आपने बहुत बढ़िया रिटर्न लेके आप एग्जिट मार रहे हो तो कुछ जो भी आपकी ब्रोकरेज वगैरह जो भी टैक्सेस हैं जो मैंडेटरी हैं, जो लगने ही लगने होते हैं मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कट के आपका जो भी पैसा बचता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। पुट ऑप्शन, जैसे ये एक डेरिवेटिव सेगमेंट में जो ऑप्शन वाला है उसमें कॉल और पुट ऑप्शन, ठीक है, ये उसी के अंदर कॉल में भी बाइंग सेलिंग होती है, पुट ऑप्शन है इसमें भी बाइंग सेलिंग होती है। इसका पूरा फॉर्मूला, इसका पूरा मैथमेटिक्स हम ये चैप्टर आएगा तब बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपने समझा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई वर्ड आपको सिंगल बार में अगर समझ में नहीं आता है तो उस चीज को 2 या 3 बार आपको कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। तो वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी, तो आपको समझ में आने लग जाएगी। जब आगे हम ट्रेड करेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें यूज होंगी तो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो डेरिवेटिव सेगमेंट का पार्ट है ऑप्शन के अंदर, वो इसमें पुट और कॉल होता है। पुट के अंदर भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, कॉल में भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो। कॉल का मतलब होता है जब मार्केट ऊपर जाएगी, आपको लग रहा है ऊपर जाएगी तो उसमें बाई करते हैं। जब उनको आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो क्या करते हैं, पुट में बाइंग करते हैं, ठीक है। इसका वाइस वर्सा हम सेलिंग करते हैं। डीपली चैप्टर में समझेंगे। अगला है रैली, ठीक है। जैसा आपको पता है रैली का मतलब स्टॉक मार्केट में इस वर्ड का मतलब यही होता है जब मार्केट के अंदर कोई भी पैटर्न बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा हो, ठीक है, मतलब बुलिश हो, उसी को बोलते हैं मार्केट के अंदर आज बढ़िया बुलिश रैली चल रही है बोला, ठीक है। कीमतें बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से बढ़ रही है। उसके पीछे किसी भी कंपनी के फंडामेंटल होते हैं, कोई भी उससे रिलेटेड न्यूज होती है, मार्केट के लिए कोई अच्छी खबर होती है। जैसा कि इससे पहले 2014 में भी हुआ था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब बने थे, उस टाइम पर मार्केट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला था, ठीक है। तो बहुत सारी जो ग्लोबली और जो कंट्री वाइज जो न्यूज चलती हैं वो मार्केट के अंदर वो न्यूज रिफ्लेक्शन पैदा करती हैं। उन न्यूज का जो प्रभाव मार्केट के अंदर आपको पक्का दिखाई देता है, चाहे वो वार से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई अच्छी खबर हो तो भी, बुरी खबर हो तो भी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, ठीक है। ये जब आप टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हम करेंगे तो उस टाइम पर ये वर्ड यूज होगा जो कि आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
एक कीमत का स्तर जहां स्टॉक के ऊपर जाने से रुकने और गिरने की उम्मीद होती है। सिंपल सा समझ लो, रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि एक ऐसी पीक पे जाके कोई भी शेयर की कीमत एक ऐसी जगह, ऐसे ट्रेंड में ऊपर की साइड में जा चुकी है जिससे ऊपर उस शेयर का प्राइस जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मतलब उसका काफी हाई रेजिस्टेंस के ऊपर वो शेयर का प्राइस अभी जा रखा है, अब उसके कम आने के, नीचे आने की गुंजाइश होती है, तो उसको हम नॉर्मली रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें, एक चीज बता दो, ये जो रेजिस्टेंस है ना, कई बार क्या होता है कि आप एक आइडिया लगाते हो, ठीक है, एक आवर बोट वाला जैसे मैंने बताया। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कोई शेयर एक ही जगह बार बार ऊपर नीचे जाके नीचे अपना एक रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। मतलब उसका जो स्पोर्ट लेवल है ना, बोलते नहीं, इसका रेजिस्टेंस बोला कितने पे है, 1525 पे, रेजिस्टेंस कितने पे है, 1500 पे। मतलब 1500 अगर उसने तोड़ दिया तो फिर वो नीचे भागेगा। सेम चीज अगर 1450 चल रहा है और 1500 पे ऊपर रेजिस्टेंस बना बना के आ रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उसका रेजिस्टेंस कितने पे है, बोला 1500 है। अगर 1500 उसने ब्रेक डाउन कर दिया, 1500 वो ब्रेक करके अगर ऊपर चला गया, तो क्या होगा, वो शेयर आगे फिर और भागने की उम्मीद उससे होती है, क्योंकि उसका वो रेजिस्टेंस था जो काफी टाइम से वो उस चीज पे टच हो के अपने आप को ऊपर नीचे आ रहा था। ठीक है, ये चीजें हम एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूं, इससे सिंपल और इससे नॉर्मल लैंग्वेज कोई हो ही नहीं सकती है। इसके बाद होता है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर कौन है, आप और हम जैसे लोग जो सिंगल कम अमाउंट वाले मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में 2 रुपए कमाने के पर्पज से मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, अगला है रिटर्न। आपका निवेश के ऊपर, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो आपका रिटर्न आता है, चाहे वो प्रॉफिट में आए चाहे वो लॉस में आए, ठीक है, उसी को हम रिटर्न बोलते हैं। राइट इशू। अब राइट इशू का क्या मतलब होता है, राइट इशू का मतलब होता है कंपनी द्वारा अपने मौजूदा शेयर धारकों को रियायती दर पर नए शेयर खरीदने का अवसर देना। कई बार आप मार्केट के अंदर देखना, आप न्यूज में भी ये चीज देखते हो कि आज इस कंपनी ने राइट इशू किए हैं। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि करंट मार्केट प्राइस सीएमपी किसी भी शेयर का जो चल रहा है उससे कम पैसे के अंदर वो कंपनी आपको नए शेयर आपको देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, उससे कम कॉस्ट के ऊपर आप शेयर बाइंग कर सकते हो उस कंपनी के। ठीक है, तो राइट इशू का मतलब यही होता है। नॉर्मली इसका एग्जांपल दे रहे, कंपनी ने अपने विकास के लिए पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू किया। सेम चीज है, आईपीओ लाने के बाद में राइट इशू भी करती है। ठीक है, और इसके दो तीन ऑप्शंस और होते हैं कंपनी के पास में, जिसके थ्रू आईपीओ लाने के बाद, लिस्ट होने के बाद कंपनी पैसे जुटाती है। ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि मैं बता चुका हूं, तो वो चीज पीछे देख लेना, पीछे वाले लेसन के अंदर वो चीज आई थी। ठीक है, रिस्क। मार्केट के अंदर रिस्क तो होता ही होता है, और तब सबसे ज्यादा होता है जब आप विदाउट कोई स्ट्रेटेजी या विदाउट कोई रिसर्च के आप मार्केट में उतरते हो, तो रिस्क ही रिस्क होता है। ठीक है, तो 10 से 15% आपका रिसर्च करने के बाद में रिस्क होता है, लेकिन आपको वो मैनेज करना आना चाहिए, उस रिस्क को आपको मैनेज करना समझना चाहिए। ठीक है, तो वो रिस्क फिर आपके लिए अच्छा भी बन जाएगा। रोलिंग सेटलमेंट। ये रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है, वह प्रक्रिया जहां ट्रेडों का निपटारा होता है T+1 डे में। इंडिया में नॉर्मली होता है, मतलब T+ मतलब आज 2 डे में आपने ट्रेड किया, और आपका जो ब्रोकर है, जो डीमेट अकाउंट है जिसके थ्रू आप खोलते हो, जिस ब्रोकर के थ्रू, उस डीमेट अकाउंट के अंदर वो शेयर आने के अंदर कितना टाइम लगता है, T+1 डे। अगर आप आज आपने कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर लिया, तो आपका जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर वो कल देखने वाला है, कल आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, आपके कल वो पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ठीक है, आरएसआई, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एक इंडिकेटर है, फुल फॉर्म इसका ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ही। इसका नॉर्मली 0 से 100 के अंदर ये ट्रेंड करता है एज एक एवरेज 60 या 70 से। ठीक है, इससे ऊपर अगर ये जाता है, आप एक ऐसा ट्रेडर बनना चाहते हो जो मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए अगर आप मार्केट में उतर रहे हो,
तो ये RSI जो इंडिकेटर है ना, इसको आप माइंड में एकदम सेट कर लो। और बहुत इंडिकेटर हैं जो कि आपको लिख के रखने होंगे, लेकिन ये जो इंडिकेटर है आपको हर ट्रेंड में देखना ही देखना है, ठीक है। जहां मार्केट के अंदर बोल कोई भी आपको कुछ भी सजेशन दे दे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आपका RSI अगर 60 या उससे ऊपर है तो उस ट्रेड के अंदर, उस स्टॉक के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। आपका RSI अगर 20 या उससे कम है, ठीक है, स्टॉक अच्छा है, और वो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, उस टाइम पर आप उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकायदा उसका फंडामेंटल पक्का चेक करना, पहले का उसका ट्रेंड भी देखना। आपको ट्रेड लेने से पहले कितने टाइम के लिए ट्रेड लेना है, ये सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज के लिए आप उसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते ही आपको यह पता लग जाएगा कि आपको इस स्टॉक में अगर एंट्री करना है ना, कितने टाइम के लिए करना है। वो स्टॉक आपको मुंह से बोल के बताएगा कि आपको अगर इसमें एंट्री करना है तो इतने ड्यूरेशन के लिए एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इतने ड्यूरेशन के लिए आप अपना पैसा डाल दो। वो इंट्राडे भी हो सकता है, वो 2 4 5 दिन के लिए भी हो सकता है, महीना 6 महीना भी, 1 साल के लिए भी हो सकता है। तो ये बात मेरी याद रखना, ये मैं बताने वाला हूं। स्टॉक खुद बोल के बताएगा कि हाँ मेरा ये ट्रेंड है, और आप अगर इसमें पैसा बनाना चाहते हो तो इतने टाइम के लिए चांसेस बनते हैं कि आप उसमें प्रॉफिट बना लो। ये तब जब आप वो एनालिसिस करना सीखोगे। वो कब सीखोगे, जब आप ये वर्ड्स का मतलब जानोगे। इसका जो पहले लेसन से अब तक चीजें सारी कंटिन्यूअसली स्टेप टू स्टेप अगर आपने पढ़ ली, लिख ली, सीख ली, तो 99.99% आप प्रॉफिट में रहोगे। 100 में से जो 91% लोग जो लॉस में रहते हैं ना, उन लॉस में से आपका नाम हट के प्रॉफिट वालों में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसका रीजन होगा आपकी नॉलेज। अगला है सेक्टर। जैसे कि इससे पहले हमारा एक चैप्टर आया था, उसमें मैंने इंडेक्स के बारे में बताया था, ठीक है। मार्केट के अंदर जो इंडेक्स होते हैं वो इंडेक्स एक्चुअल में है क्या, तो उस चैप्टर में मैंने ये सेक्टर भी कवर किए थे। कौन से सेक्टर के इंडेक्स होते हैं, उसमें कौन से कंपनियां आती हैं, किस हिसाब से वो कंपनी आती हैं, वो कंपनी का जो मूवमेंट होता है उसका इंडेक्स के ऊपर इफेक्ट है, वो कितना इफेक्ट पड़ता है किस कंपनी का, सब मैंने डिटेल से बताया था एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि वो चीज देख लेना, इंडेक्स वाला जो चैप्टर है वो पीछे जाके, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि हमारे मार्केट को रेगुलेट करती है, नियम बनाती है, और रिटेल इन्वेस्टर के रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करती है। उनको एक तरह से सेफ्टी गार्ड, मतलब गार्ड एज ए सिक्योरिटी वो काम करती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। अगला है हमारा सेंसेक्स। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, ये चीज बता चुका हूं, ये बेसिकली चीजें माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। हमारे पास 2 ही एक्सचेंज है, ठीक है, एक BSE एक NSE है, उसके अंदर 2 ही इंडेक्स हैं, मेन इंडेक्स, ठीक है। कौन से हैं, उसके अंदर सेंसेक्स है BSE में, और NSE के अंदर क्या है, हमारा निफ्टी 50 है। उसमें 30 कंपनी टॉप है, इसमें 50 कंपनी टॉप की है। टॉप की मतलब इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, जो सबसे बढ़िया बिजनेस इंडिया में कर रही हैं, जिनका जो ग्रोथ है वो हमारी इकोनॉमी को रफ्तार देता है, ठीक है। अब शॉर्ट सेलिंग आपने बहुत बार सुना होगा, इससे पहले भी बहुत सारे ट्रैप होते हैं, ठीक है। विदेशी कंपनियां जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं या हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक पीछे अडानी कंपनी से रिलेटेड किसी कंपनी ने, अमेरिका की कोई कंपनी थी, वो नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको पता है क्या। उस कंपनी ने अडानी की कुछ कंपनियों के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया था। क्यों लगाया था, शॉर्ट सेलिंग करने के पर्पज से, मतलब आपने कोई भी शेयर बाई करने से पहले वो शेयर आपने सेल कर दिया, ठीक है, किस उम्मीद में कि वो शेयर नीचे गिरेगा, आज मैं सेल करूंगा, जब उसका प्राइस बहुत कम हो जाएगा उस टाइम पर मैं बाई कर लूंगा, तो आपका एक मोटा मार्जिन बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस है, ये चीजें बहुत बार करते हैं, खास तौर पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बहुत करते हैं, बहुत खबरें आती हैं। तो ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप
बार बार इसलिए बोलता हूं, ट्रैप में आप तब तक नहीं पढ़ सकते तब तक कि आप क्या और क्यों, ये जो वर्ड का मतलब जान के अगर मार्केट में एंट्री लिया ना, कोई ट्रैप वाला इंस्टीट्यूशन आपको, कोई भी ट्रैप वाला इंस्टीट्यूशन आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एसआईपी। म्यूचुअल फंड के अंदर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आपको एसआईपी करना है तो एसआईपी करने से अच्छा है मार्केट का ट्रेंड देख के पर्टिकुलर आप उस इंडेक्स का जो ईटीएफ है उसके अंदर आप एसआईपी करो, देन तब अपने हिसाब से जब मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड हो उस टाइम पर, ठीक है, जब मार्केट करेक्शन में आ रखी हो तब आप उसके अंदर पैसा डालोगे तो आपका पैसा एसआईपी से कहीं ज्यादा बढ़िया उसके अंदर बनने वाला। एसआईपी वो लोग करते हैं जो अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करना चाहते, दूसरे को हमेशा इंटेलिजेंट समझते हैं, वो लोग हमेशा एसआईपी करते हैं। ठीक है, या जिनके पास में टाइम बहुत ही कम होता है, टाइम होता ही नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उनके पास, पैसा उनके पास होता है लेकिन टाइम नहीं होता। ठीक है, तो अगला हमारा है स्मॉल कैप स्टॉक। स्मॉल कैप का आपको मैंने नॉर्मली बताया था, जो भी स्टॉक्स जिसकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम की होती है वो कंपनियां स्मॉल कैप में आती है। मिड कैप वाली 5 से 20,000 करोड़ के बीच में आती हैं और लार्ज कैप 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां आती हैं। स्मॉल कैप का 5,000 करोड़ वाला ही होता है, फिलहाल इसका इतना ही याद रखो। ठीक है, स्प्लिट क्या होता है, जब कोई भी शेयर, किसी भी कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा उसका प्राइस होता है, जैसे रिलायंस है और भी आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, रिलायंस का तो फिर भी इतना कॉस्टली नहीं है, कुछ कंपनी का शेयर जैसे अभी बीएससी का शेयर स्प्लिट हुआ था। ठीक है, बीएससी का जो शेयर था वो स्प्लिट हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है ना वो उस शेयर के अंदर ट्रेड कर पाए उसकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है, इतना महंगा शेयर वो लोग बाई जल्दी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोई भी कंपनी जब उस कंपनी का शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कब, तब वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही होती है। ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर को 2 से 3 से 4 से 5 टुकड़ों के अंदर बांट के उसका प्राइस कम कर दिया जाए। और जिनके पास में शेयर होते हैं, किसी के पास में एक होगा और 5 टुकड़ों में डिवाइड होगा तो उसका एक शेयर का कितने शेयर बन जाएंगे, 5, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसका जो एक शेयर के अंदर था ये वही रहेगा 5 शेयर लेने के बाद भी, क्योंकि उसका प्राइस भी तो कम हो गया ना, आपकी शेयर की क्वांटिटी बढ़ी है, पैसा उतना ही आपका इन्वेस्टमेंट। तो स्प्लिट का मतलब यही होता है। अब एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये आप जब भी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप डीमेट अकाउंट में जब ट्रेड करते हो तो उसमें टैक्सेस होते हैं, कुछ ब्रोकरेज लगती है वो ब्रोकर लेता है, कुछ एक्सचेंज के टैक्स होते हैं वो आपके हर ट्रेड के ऊपर कटते ही कटते हैं। उस टैक्स के बारे में भी मैं इसके बाद में चैप्टर आएगा उसका बात करने वाला हूं कि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपकी जो टैक्सेस हैं कौन से टैक्सेस कटते हैं, नॉर्मली कितने कितने पैसे उसमें कटते हैं, तो उस टैक्स के बारे में भी हम बात करेंगे ताकि आपको उन चीजों की समझ हो जाए, आपको पता हो कि आप जो जिस जगह ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां आपका प्रॉफिट और लॉस बुकिंग होने के बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जो आपकी जो मेहनत का जो पैसा होता है उसमें से वो पैसा कटेगा, वो मार्केट हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास में वो पैसा जाता है। ठीक है, अगला हमारा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको एक बात याद रखना, पक्का लगाना है, मतलब 100% लगाना है, नो 90%, 100% आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीजें हम आगे आपको समय आने पे बताएंगे। किसी भी स्टॉप लॉस का मतलब ये मान लो कोई कंपनी का शेयर आपने 100 रुपए पे परचेज कर लिया, आप सोच रहे हो कि वो शेयर की कीमत 120 जाने वाली है, लेकिन आपके सोचने के अगेंस्ट में उसकी कीमत 100 रुपए से 80 रुपए भी आ सकती है। ठीक है, तो आपका जो रिस्क है, आपका जो लॉस है, उसको कम करने के लिए एसएल लगाया जाता है, प्लस मेरी तरफ से आपके लिए आपका जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाने के लिए भी एसएल लगाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप क्या है, मिनिमम लॉस बुक करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना है, एसएल लगा के करना है,
वो हम आपको बताएंगे कब और कैसे लगाना है। आगे आप जब जब हमारे साथ इस जर्नी में आगे जाओगे आपको चीजें पता लगेंगी। ठीक है, अगला क्या है, सपोर्ट। ये चीज पहले भी रेजिस्टेंस वाली आई थी, सेम चीज सपोर्ट में होती है। किसी भी एक कीमत का स्तर जहां स्टॉक गिरने से रुक जाए और ऊपर जाने की उम्मीद होती है, उसके वाइस वर्सा, रेजिस्टेंस के वाइस वर्सा क्या होता है, सपोर्ट। ये वर्ड यूज होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा लगाना है टेक्निकल एनालिसिस करो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा लगाना है फंडामेंटल एनालिसिस करो। अगर आप दोनों मिला के अगर इकट्ठा एनालिसिस करके पैसा डालते हो तो आपका रिस्क और कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म में भी आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो फंडामेंटल देखना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप इंट्राडे के अलावा 2 4 5 10 दिन या महीना 2 महीने के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो फंडामेंटल और टेक्निकल पक्का देखो, ठीक है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अगला हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है किसी भी ब्रोकर के थ्रू आपको क्या है, डीमेट अकाउंट मिलता है, वहां पे एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें आप बाइंग सेलिंग करते हो, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, जिसका उपयोग है शेयर खरीदने बेचने के लिए करते हैं, ऑर्डर लगाने के लिए किया जाता है, उसी को हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब किसी भी चीज का ट्रेंड होता है, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, आज बुलिश है, आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, बेरिश है, ठीक है। वो जो संभावना जो दिख रहा है किसी भी खबर के आने पे मार्केट के अंदर कोई बहुत तगड़ी बहुत अच्छी न्यूज आती है तो उस हिसाब से जब मार्केट के अंदर कुछ भी रिफ्लेक्शन होता है ना तो उसको ट्रेंड बोलते हैं, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो। इसके बाद है अंडरलाइंग एसेट्स, ये वर्ड भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। वह संपत्ति जिस पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर या ऑप्शन, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट हैं फ्यूचर और ऑप्शन, ठीक है, आधारित होता है एक विशेष एरिया इंडेक्स कमोडिटीज का। एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। जैसे रिलायंस के फ्यूचर ऑप्शन का अंडरलाइन एसेट्स रिलायंस का शेयर होता है, इसका मतलब समझे आप, कोई भी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर जब आप उसके फ्यूचर या ऑप्शन के अंदर बाइंग या सेलिंग करते हो, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है, किसका प्राइस है, उसका जो ऑप्शन का जो फ्यूचर का प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस कंपनी के शेयर के ऊपर। कोई भी कंपनी के फ्यूचर और ऑप्शन में आप अगर ट्रेड करोगे तो उसका फ्यूचर ऑप्शन का जो प्राइस आप सोचते हो कहां से आता है, उसके शेयर की कीमत से ही उसका फ्यूचर ऑप्शन का जो प्राइस है उसके शेयर की कीमत के ऊपर ही डिपेंड करता है। इतना ही समझना है फिलहाल, ठीक है। अगला है अपर सर्किट। जैसा कि आपको पता है एक कल लोअर सर्किट का ही मैंने बताया था, सेम चीज एक ऐसा कोई भी कंपनी का एक कोई भी बैड न्यूज आने से, ठीक है, लगता है कि वो कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जाने वाली है तो क्या करते हैं, उसका मार्केट में जो शेयर है उसमें सेलिंग प्रेशर जबरदस्त हो जाएगा और बाइंग करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें एक वर्ड है जो पहले यूज किया था, उस जगह वो चीज आके एक्टिवेट हो जाती है और वहां पे क्या है, सर्किट लग जाता है। जब बहुत तगड़ी खबर आती है और लगता है कंपनी के अंदर बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है तो क्या होता है, उसके अंदर बायर ही बायर मिलेंगे, सेलर बिल्कुल नहीं होते, तो कुछ परसेंट एक क्राइटेरिया सेबी ने रखा है, वहां पे जाके उसकी कीमत रुक जाती है, उस जगह जाके ट्रेड होना बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारे बायर्स ही बायर होते, सेलर कोई होता ही नहीं है। जब कोई बेचेगा नहीं तो खरीदोगे कैसे, ठीक है। तो सर्किट इसलिए लगता है कोई भी स्टॉक के अंदर कि एक ही दिन में सेम डे उस शेयर की कीमत बहुत ज्यादा गिरने से रोकने के लिए और ऊपर जाए तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने से रोकने के लिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स ने उस शेयर के अंदर पैसा लगा रखा है उसका नुकसान कम से कम हो। ये चीजों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने नियम बना रखे हैं, इसलिए ये सर्किट लगते हैं, ठीक है। फिर वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट के अंदर। कोई भी कंपनी उसका शेयर का जो उचित मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया, मतलब पी और पीबी रेशियो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है, ये दोनों वर्ड है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब मार्केट में हम उतरने वाले हैं, आगे चीजें समझेंगे, बार बार रिपीट होंगी। फिलहाल के लिए वैल्यूएशन का मतलब इतना ही जान लो कि पी और पीबी जो रेशियो है कंपनी का वैल्यूएशन करने में वो हेल्प करता है, ठीक है। अगला वोलेटिलिटी,
आप बहुत अच्छे से जानते हो मार्केट के अंदर कोई भी शेयर की कीमत के अंदर होने वाला उतार चढ़ाव को हम वोलेटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम, ये भी आपको बहुत बार दिखाई देगा शेयर के अंदर। आप ट्रेडिंग करोगे, करते करते कई बार उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, कई बार वॉल्यूम उसका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। ये सब कौन करते हैं? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एक निश्चित अवधि में खरीदे या बेचे गए शेयरों की कुल संख्या, ठीक है। ये आपको डेली बेस पे भी समझने में मदद करेगी। लॉन्ग टर्म में लगाओगे तब पीछे का डाटा हम उठा के देखेंगे, वहां भी ये चीजें आपको हेल्प करने वाली है, वॉल्यूम शब्द। और एज ए आप ये देख सकते हो, एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का शेयरों का वॉल्यूम बहुत अधिक रहा। वॉल्यूम का मतलब आप फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? यील्ड, ठीक है। ये क्या होता है? निवेश का पर मिलने वाला आपका रिटर्न अक्सर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब एक स्टॉक का डिविडेंड और उसकी कीमत के मुकाबले उसके डिविडेंड का प्रतिशत होता है। क्या होता है यील्ड? मैं बताता हूं, नॉर्मली सिंपल भाषा में बताता हूं। कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी को मान लो, अगर उसकी कंपनी का प्राइस 100 रुपए है, ठीक है, पूरे साल में उस कंपनी ने आपको 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है, ठीक है, तो उसका जो डिविडेंड यील्ड होता है वो क्या होगा? 5%। डिविडेंड यील्ड का मतलब यही होता है, किसी भी कंपनी का जो मार्केट प्राइस है उसका आपको परसेंटेज निकालना है जितना वो साल में डिविडेंड देती है, ठीक है। जैसे 100 रुपए उसका प्राइस है, पूरी साल में उसने 5 रुपए आपको डिविडेंड दिया, तो उसका डिविडेंड यील्ड कितना हो गया? 5%, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, आज हमारा ये जो टेक्निकल वर्ड्स का जो मतलब था मार्केट का, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था, 3 जिसके पार्ट हैं, आज हमारा यहां फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द आएगा। मेरा आपसे बार बार, हजारों बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज तीनों चैप्टर लिख के रख लेना, पक्का कवर करना। आपका 50% काम स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेने का यही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो मैं आपको बता दूंगा। डीपली डिटेल से बहुत ज्यादा आपको जाना है तो उसके लिए आपको कमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जब चैप्टर आएंगे तो वो चीजें आप ऑटोमेटिक समझोगे जब आप साथ में चलोगे हमारे साथ, ठीक है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसको ऐसे ही बनाए रखो, वीडियोस देखते रहो, सीखते रहो, समय निकालते रहो अपने आप के लिए। आपका जो पैसा है, खून पसीने की जो कमाई है, उसको थोड़ा सा बढ़ाने के पर्पज से आप चीजें सीखो, फाइनेंशियली एजुकेशन लो, अवेयर रहो, हमेशा अप टू डेट रहो, ठीक है। तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके वो कमी मुझे बता देना ताकि मैं उस चीज को दूर कर पाऊं, ठीक है।